आप भी इसी समाज से आती हैं, तो थोड़ा डर लग रहा है आपको भी? सबसे पहले तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ हमारे देश में फैलाई जाती हैं, ख़ास तौर से विपक्षी दलों के द्वारा, ये सब सुनकर मुझे बहुत हँसी आती है और अफ़सोस भी होता है। और मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मैं पूरी तरह से सीएए सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का मैं समर्थन करती हूँ। ये भारत के मुसलमानों को पता होना चाहिए अगर नहीं पता है। तो इसमें सबसे पहले तो ध्रुवीकरण के मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है। ये हमें खुद से हम क्यों ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर खतरा आ रहा है? सिटीज़नशिप अमेंड हुए एक्ट को अमेंड हुए कई साल गुज़र गए हैं, 4 साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया, 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था। कितने लोगों की नागरिकता चली गई? तो ये बताइए कि दुनिया में कौन-सा ऐसा मुल्क है जिसके पास एनआरसी नहीं है? इनफैक्ट पाकिस्तान के पास भी एनआरसी है, तो भारत के पास एनआरसी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको क्या डर है? मुझे तो कोई डर नहीं है कि अगर एनआरसी लागू होती है तो मुझे यहाँ से निकाल कर अफ़गानिस्तान फेंक दिया जाएगा। क्यों? मैं तो भारतीय नागरिक हूँ, मेरे दादा-परदादा यहीं के हैं, तो मुझे किस बात का डर है? डर सिर्फ़ और सिर्फ़ चोरों को लगता है, बदमाशों को लगता है। तो नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा और आज हमारे देश में जब सीए लागू हो चुका है तो एक खास वर्ग है जो अब भ्रांतियां फैलाने पे लगा है या ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि ये प्रूफ हो कि एक खास समाज जो हमारे देश में है उसको उसके खिलाफ इस तरीके के कानून को मौजूदा सरकार लेकर आई है। आने वाले चुनावों को लेकर ध्रुवीकरण की भी बातें की जा रही हैं और विपक्ष बिल्कुल हमलावर है। तो ऐसे में ही आज हमारे साथ जुड़ी है एक खास मेहमान, सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं। अक्सर आप उनको देखते रहे होंगे कि वो किस तरीके से अपनी बातों को मुखर रूप से सबके सामने रखती हैं। और अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट पे। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, नमस्कार। तो मैम, सीए लागू हो गया और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे कानून के बाद जो है वो देश में रह रहे जो मुसलमान हैं उनको उनकी जो नागरिकता है वो खतरे में। आप भी इसी समाज से आती हैं तो थोड़ा डर लग रहा है आपको भी? सबसे पहले तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ हमारे देश में फैलाई जाती हैं, ख़ास तौर से विपक्षी दलों के द्वारा, ये सब सुनकर मुझे बहुत हँसी आती है और अफ़सोस भी होता है। और मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मैं पूरी तरह से सीएए सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट का मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये किसी भी नागरिक की, भारतीय नागरिक की ख़ास तौर से नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएँ, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की तरफ जाएँ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, क्योंकि मुसलमानों को लगता था कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हम कह सकते हैं। नहीं, वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर बांग्लादेश तो बाद में निकला ना। भारत से पाकिस्तान निकला और इस आधार पर निकला क्योंकि मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए था। उनको लगता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, उनको अलग देश मिला। और उसके बाद जो 1950 में जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, उसके अंतर्गत जो कोई भी माइनॉरिटी थी दोनों देशों में, उस पैक्ट के अंतर्गत सबको अपनी उनका जो भी समझौता हुआ था कि जो भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ का और अपनी सारी चीज़ों का, उनके अधिकारों को लेकर अपना सारा कुछ वो सेटलमेंट कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन भारत ने तो उस पैक्ट का, उस समझौते का पालन किया और आज भी हमारे देश में अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो वो सभी तरह के अधिकार उनके सुनिश्चित हैं। किसी भी तरह का कोई भी किसी भी माइनॉरिटी को खतरा नहीं है। लेकिन उसके विपरीत पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान से निकला एक बांग्लादेश, दोनों ही की अब हम बात करते हैं। दोनों ही देशों ने उस पैक्ट का, क्योंकि दोनों के ऊपर वो लागू होता है, पूरा तो एक हो, दोनों को मिलाकर पाकिस्तान देश हमारे देश से निकला था। उन दोनों ने ही उस पैक्ट का पालन आज तक नहीं किया। और अगर उस पैक्ट का पालन किया होता तो शायद 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होता। और वो जो ऐसी स्थिति विपक्षी दलों की तरफ से बनाई गई कि अब यहाँ से भारत के मुसलमानों को निकाला जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, उनकी जायदाद छीन ली जाएगी, वो शादी नहीं कर पाएंगे या फेरे नहीं ले पाएंगे, पता नहीं किस किस तरह की अफवाहें। अफसोस की बात है कि इस तरह की भ्रांतियां ऐसे समय में, जब चुनाव नजदीक है, रमजान शुरू हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश में उन्माद को फैलाने की और भड़काने की ये साजिशें होती हैं।
और सभी से मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह की अफवाहों में ना आए। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो कोई भी हमारे भाई हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जिनके साथ भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको राहत देने वाला कानून है। और भारत की खास तौर से बात करें, हिंदू, सिख, जैन और जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। और ये सारी बातें, ये सारे केसेस डॉक्यूमेंटेड है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, और हम सब भी जो भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आए दिन पाकिस्तान से जो हिंदू या अलग अलग माइनॉरिटीज बच्चियां हैं, उनके अबडक्शन की बात करें, फोर्सफुल उनके रेप्स की बात करें, फोर्सफुल कन्वर्जन की बात करें। इनफैक्ट आईएसआई में तो प्रॉपर एक प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत कन्वर्जन के लिए उनका पूरा प्रोजेक्ट चलता है, लोगों को असाइन किया हुआ है। तो ऐसे में भारत का ये एक मुझे लगता है एक मौलिक उनका दायित्व है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनको राहत देने का काम करे। वैसे भी भारत की ये ऐतिहासिक पहचान है कि कहीं पे भी कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, भारत ने सदियों से उन सबको शरण दी है। लोगों को शरण क्यों ना दे जिन लोगों की मर्जी से उनके ऊपर जो विभाजन है वो थोपा गया, बिना मर्जी के विभाजन थोपा गया। अगर मौलिक अधिकारों की बात करी, आपने कहा कि 3 देशों से जो भी उत्पीड़ित अल्पसंख्यक वहाँ के हैं, वो अगर भारत आते हैं तो ये भारत का बिल्कुल, ये भी भारत का कल्चर भी रहा है। समाज सेविका हैं आप, जमीनी लेवल पर आपने काम किया है। समाज शास्त्र अगर कहे मौजूदा सरकार का ये CAA, कितना आपको लगता है कि CAA हमारे समाज के लिए जरूरी है? अभी जो वक्त है, आप काम कर रही हैं, आप देख रही हैं जो मुसीबतें आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखती हैं, कैसा लगता है कि CAA की क्या जरूरत देश को है, और क्या ये सही समय है इसको लागू? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि ये बहुत देर हो चुकी है। आज हम 76 साल हमारे पूरे हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। जिन लोगों के ऊपर जो मैं बात कह रही थी, विभाजन को उनके बिना किसी मर्जी के थोपा गया, जो पाकिस्तान वाले एरिया में हिंदू या सिख, बौद्ध, जैन जो कोई भी लोग थे, उनकी रेफरेंडम से तो उनके ऊपर उनको विभाजन ने एक्सेप्ट किया था, उनके ऊपर तो जबरदस्ती हुई। उनकी क्या गलती है? पाकिस्तान में जब धार्मिक उत्पीड़न होता है तो ये नेहरू लियाकत पैक्ट की बात करें या भारत की मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, किसी भी तौर पे बात करें, क्योंकि भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो हिंदुओं के लिए ओवरऑल, चाहे उसमें सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उन सब की एक ही मात्र धरती है, वो भारत है। और भारत की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को शरण दे, सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? आपने देखा है कि कहीं पे भी किसी भी रेस के साथ कहीं पे भी कोई भी जुल्म ज्यादती होती है तो ग्लोबली हम पूरे मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में इनफैक्ट हम खास तौर से देखते हैं कि बड़े बड़े फ्रंट पेज आर्टिकल्स बनते हैं, खबरें बनती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, सिखों की या जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, उनकी कोई खबर नहीं देखता, कहीं पे कोई फ्रंट पेज न्यूज नहीं बनती, कहीं पे कोई आउटरीच नजर नहीं आता। तो ये अफसोस की बात है। लेकिन भारत की तो जिम्मेदारी है, भारत को जिम्मेदारी अपनी, चाहे देर से ही सही, बहुत देर हो चुकी है, और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो स्थिति है, आप शिफ्रा इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है, क्या जुल्म ज्यादती वहाँ के लोगों को सहनी पड़ती है। उनकी बच्चों के साथ जो कुछ भी होता है, जुल्म होता है, वो हमारे सोच से भी परे है। और अभी भी मेरे रुआ खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हिंदुओं के संपर्क में हूँ। बहुत सारे लोग जो जयपुर में भी शरण यही लेते हैं, वो जब अपनी आप बीती सुनाते हैं तो रुआ खड़ा हो जाता है। और अभी भी मुझे वही महसूस हो रहा है। और ये अमर जैदी जी, आप क्या जवाब देंगी उन लोगों को जिनका सवाल सीधे तौर पे ये निकल कर आता है कि क्या मुस्लिम प्रताड़ित नहीं है? क्यों इस कानून के अंदर मुसलमानों को शामिल नहीं किया? मुसलमानों के साथ अफगानिस्तान धर्म के आधार पर तो कोई प्रताड़ना नहीं होती, या बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से कोई प्रताड़ना नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हम वैसे क्राइम की बात करें या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा है, तो वो नॉर्मली कहीं पे भी होता है। हमारे देश में भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपस में होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के साथ हिंदू होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो कुछ भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या फिर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो सिर्फ इसीलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि वो हिंदू हैं, सिख हैं या फिर बौद्ध हैं। और इस तरह के केस, इनफैक्ट उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसको भी तोड़ा जाता है। सिखों के गुरुद्वारे की बात करें
हम हिंदुओं के मंदिरों की बात करें, आए दिन पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आती हैं कि उनके मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों में ही एक जैसे हालात है कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है, उनका धर्म खतरे में है, उनकी बच्चियाँ ख़ास तौर से खतरे में हैं, उनको उठाकर जबरन उनको रेप किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और एक अधेड़ उम्र के आदमी के हवाले कर दिया जाता है। ना कानून सुनता है, ना सरकार सुनती है। ये एक पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस सारी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। भारत की जिम्मेदारी थी ये कि उसको समय रहते उठाया जाए। सरकारों में शायद पहले कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, लेकिन आज देर से ही सही इस कदम को उठाया। तो मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। खासतौर से मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि ये मुसलमानों से इस कानून का कोई लेना देना नहीं, और किसी की भी सिटीजनशिप छीनने वाला ये कानून नहीं, बल्कि सताए हुए हमारे जो पड़ोस में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। अंबर जैदी जी, आप भी अल्पसंख्यक समाज से उठकर आती हैं। आप जब अपने लोगों के बीच में बैठती हैं, क्या ये माना जाए कि आप भारत की जो हवा है, जो भारत में 100% जो मुसलमान जो कम्युनिटी है 100% की 100% सीए के खिलाफ है, या इस बेस पर एक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी, राजनीति कर रही है वोट बैंक के लिए, अब जब रमजान का पहला दिन था और चुनाव नजदीक? देखिए शिप्रा जी, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि रमजान की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इसमें मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है। मुसलमानों को अलग से देश चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश में मिल गया, और भारत में भी मुसलमान है, और जबकि भारत में मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा बेहतर स्थिति में है, किसी भी आप लिहाज से किसी भी एस्पेक्ट में आप देख लें, तो मुसलमानों को तो इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात अगर हम करें, जो जहाँ पर लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस की क्या स्थिति है, ये भारत के मुसलमानों को पता होना चाहिए अगर नहीं पता है। तो इसमें सबसे पहले तो ध्रुवीकरण के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। ये हमें खुद से, हम क्यों ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर खतरा आ रहा है? सिटीजनशिप अमेंड हुए, एक्ट को अमेंड हुए कई साल गुजर गए हैं, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था। कितने लोगों की नागरिकता चली गई। विपक्ष जो है खासतौर से मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पे लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। अभी चुनाव नजदीक है तो उनको लगता है कि बीजेपी, क्योंकि देखिए जो भी उनका मैनिफेस्टो रहा है आज से ही नहीं, बहुत बीते दशकों से वो लगातार बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ एक एक के बाद एक अपने वादों को पूरा करती आई है। प्रधानमंत्री मोदी अपने हर एक वादे को पूरा करती हैं, और ये स्ट्रांग पॉलिटिकल विल उनमें ही नजर आती है। इससे पहले की सरकारें सिर्फ चुनावी मंचों से बड़े बड़े भाषण और वादे किया करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसमें मैं ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं देखती। मुझे लगता है कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, और जो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और ये बहुत दुरुस्त काम है। जो भारत के ऊपर कर्ज था हमारे भाई बहनों का, हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध जो भी माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, ये बहुत पहले होना चाहिए था, आज हुआ है। तो विपक्षी दलों को ये सोचना चाहिए कि आज इंफॉर्मेशन का दौर है। अगर आज हुआ है अंबर जैदी जी, तो क्या गारंटी है कि शाहीन बाग जैसी जो स्थिति है देश में दोबारा नहीं? देखिए ऐसी स्थिति बनाना था कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो अब क्या कागज निकल कर आएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कागज तो तब दिखाने पड़ेंगे ना जब आप ये कोई एनआरसी तो हो नहीं रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि सीए तो अभी ट्रेलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ आगे, क्या लगता है? चलिए एनआरसी की भी बात कर लेते हैं। तो ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास एनआरसी नहीं है? इनफैक्ट पाकिस्तान के पास भी एनआरसी है, तो भारत के पास एनआरसी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको क्या डर है? मुझे तो कोई डर नहीं है कि अगर एनआरसी लागू होती है तो मुझे यहाँ से निकालकर अफगानिस्तान फेंक दिया जाएगा। क्यों? मैं तो भारतीय नागरिक हूँ, मेरे दादा परदादा यही के हैं, तो मुझे किस बात का डर है? डर सिर्फ और सिर्फ चोरों को लगता है, बदमाशों को लगता है, जो लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को शरण देते हैं और उनके डॉक्यूमेंट फोर्जरी करके बनवाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और डर उन्हीं दलों को है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा चिंता और सबसे ज्यादा उनको डर सता रहे कि हमारी वोट बैंक का क्या होगा। वेस्ट बंगाल की बात कर ले, असम की बात कर ले, वो राजनीतिक दल जिनकी दुकानें इन्हीं घुसपैठियों के दम पर चल रही हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा डर सताया हुआ है, और वो अपना डर दूसरों पे इम्पोज कर रहे हैं
खासतौर से पूरे मुसलमान समाज के ऊपर पूरे देश में। तो मुसलमान समाज को ये समझना चाहिए कि ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भारतीय है हमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम बांग्लादेश की उसके साथ भी बात करें, जो समझौता आसाम की उसके अंतर्गत NRC के अंतर्गत, तो पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश ने तो एक्सेप्ट किया है कि जो कोई भी यहाँ से लोग गए उनको हम वापस लेंगे। तो फिर डरने वाली क्या बात है? जो बांग्लादेश की चले जाएंगे, भारतीय रहेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं, और डर चोरों को लगता है, बजैया हिसाब कह रही है। और साथ ही भले ही ये नारा दिया गया कि अभी जो CA है वो ट्रेलर है, लेकिन साथ ही ये भी मौजूदा सरकारों ने इंश्योर किया है कि NRC की अभी कहीं कोई भी बात नहीं है। आप हमसे जुड़ी, आपने एक अच्छा मार्गदर्शन अपने समाज के लोगों के लिए हमारे चैनल के जरिए दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।